गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, ठीक है। तो उस टॉपिक में हमने जो अभी तक जो स्टडी किया, जो मेन हमारा था टॉपिक, वो लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर को हमने क्या देखा कि भाई लेक्सिकल एनालाइजर में इसका काम क्या है? इसका काम है टोकन को रिकॉग्नाइज करना, और आगे फॉरवर्ड करना। तो टोकन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो भी टोकन है इसको डिस्क्राइब इसमें किया रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को इसने मतलब जो भी टोकन की पैटर्न है, इसकी पैटर्न को एक कैसे डिस्क्राइब करेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया गया एनएफए विद एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद इस एनएफए विद एप्सिलॉन को कन्वर्ट किया गया एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, ठीक है, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन। उसके बाद एनएफए को कन्वर्ट कर दिया गया डीएफए में। इसी डीएफए को क्या बोलते हैं हम लोग? लेक्सिकल एनालाइजर बोलते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। तो जो भी लेक्सिकल एनालाइजर जो वर्ड आया है यहाँ पर, इसका मतलब कि सी लैंग्वेज हो या जावा लैंग्वेज हो, जो भी कंपाइलर डिजाइन किया हुआ है उस लैंग्वेज में जितने भी पॉसिबल सिंटेक्स पैटर्न, जितने भी पॉसिबल टाइप्स के टोकन हो सकते हैं, वी हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन। सबके लिए क्या बना हुआ है? लेक्सिकल एनालाइजर बना हुआ है, जितने भी पॉसिबल टाइप्स के टोकन है, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर बना हुआ है मतलब भाई डीएफए बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द बेसिक्स। ये आपने जो पढ़ा अभी तक, ये बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा, जो कि रेगुलर लेक्सिकल एनालाइजर जो फर्स्ट वाली फेस है उसमें ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट जब हम लोग लेक्स कंपाइलर यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग क्या राइट करेंगे? मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए के बीच में क्या हो रहा है, ये सब सारी चीजें मुझे नहीं बताना है। ये ऑटोमेटिकली लेक्स कंपाइलर क्या करता है कि आपको सिर्फ क्या लिखना है? यू हैव ओनली राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी पैटर्न, और कंपाइल करोगे तो लेक्स कंपाइलर उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए डायरेक्टली कन्वर्ट करके डीएफए में आपको दे देगा, ठीक है। बट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये सब सारी चीजें स्टडी की, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है रेगुलर डिफिनेशंस, ठीक है। सो व्हाट इज द रेगुलर डिफिनेशंस? क्या होती है रेगुलर डिफिनेशंस? ठीक है, जो स्लाइड में लिखा हुआ है रेगुलर डिफिनेशंस। सो रेगुलर डिफिनेशन को हम लोग, जो इसकी सिंटेक्स होती है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं D1R1, D2R2, ठीक है, D2R2 डैश डैश DNRN। अब यहां पर भाई D क्या है और R क्या है चीज? तो रेगुलर डिफिनेशन हियर D1, D2 एंड DN, these are the any name, ये कुछ भी नाम हो सकता है, एंड इट डिफाइंड बाय द यूजर, ठीक है। ये जो लेफ्ट एरो के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है D1, D2, DN, ये यूजर डिफाइंड नेम है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। बट हियर द राइट साइड ऑफ द एरो, these are the, जैसे R1 लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, RN लिखा हुआ है, these are the regular expressions, ठीक है। R1, R2, RN are the regular expressions, and D1, D2, DN क्या है? This is the name which defined by the user, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, मैं बता रहा हूं कि रेगुलर डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो कि एक टेक्निकल वर्ड है कंपाइलर डिजाइन में।
रेगुलर डिफिनेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे स्लाइड में लिखा हुआ आप देख सकते हो, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो यहां लिखा हुआ है कि लेटर, दिस लेटर कैन बी डिफाइंड बाय, दिस लेटर कैन बी डिफाइंड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, डैश डैश, कैपिटल जेड और स्मॉल ए, स्मॉल बी, डैश डैश, स्मॉल जेड। यानी कि यहां पर जो हमने लिखा लेटर, व्हाट इज द लेटर, मैंने एक रेगुलर डिफिनेशन लिखा, किसके लिए, तो यहां पर जो मैंने D1 लिखा हुआ है, D1, तो लेटर क्या है, लेटर यहां पर LETTER हमने लिखा हुआ है सारा स्मॉल में। आप कैपिटल इसको सारा कैपिटल में आप लिख सकते हो, आपको जो इच्छा करे सो लिख सकते हो लेटर, इस लेटर को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि दिस इज यूजर डिफाइंड नेम, ठीक है। बट ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है, दिस लेटर डिफाइंड बाय ए और बी और सी और डैश, यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, सो दिस इज द रेगुलर डिफिनेशन। जो हमने सिंटेक्स लिखा हुआ है इस वाले में, D1 क्या है, D1 इज लेटर, और R1 क्या है, R1 क्या है, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया, R1, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने लिखा डिजिट, डिजिट, सो एनी डिजिट इज डिफाइंड बाय 0 और 1 और डैश डैश 9, ठीक है। अब डिजिट क्या है, डिजिट दिस इज द नेम एंड इट डिफाइंड बाय यूजर, कोई यहां पर वो नहीं है कि डिजिट भाई DIGIT स्मॉल में ही होना चाहिए, कैपिटल में भी हो सकता है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो यहां पर। तो सिर्फ ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन ये बता रही है कि इसका मतलब होता है 0 to 9, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा यहां पर आईडी, आईडी डिराइव्ड बाय लेटर, लेटर और लेटर प्लस डिजिट का होल स्टार, ठीक है। तो अब यहां पर आईडी डिराइव्ड बाय लेटर, तो इस लेटर का मतलब क्या हुआ, अब इस लेटर के लिए रेगुलर डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, इस लेटर का मतलब क्या होता है आपके पास यहां लिखा हुआ है, इस डिजिट का मतलब क्या होता है, तो यहां तो इसको बोलते क्या है हम लोग, टेक्निकल वर्ड इसका जो है कंपाइलर की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर डिफिनेशन बोलते हैं, जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर डिफिनेशन। और इसका यूज हमने कहां पर किया, किसी भी पैटर्न को, जैसे हमने लिखा यहां पर आइडेंटिफायर, तो यहां पर क्या, दिस इज द आईडी, इस आईडी की जगह पर आप चाहो तो आइडेंटिफायर लिख दो, आप यहां मैंने आईडी लिखा हुआ है, कुछ आईडी से रिलेटेड कुछ और आप नाम दे दो यहां पर, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि भाई आपको आईडी ही लिखना है, यहां पर आइडेंटिफायर कर दो, आईडी कैपिटल कर दो, ठीक है। मैं बस यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न, ये पैटर्न अब किस नाम से जाना जाएगा, ये पैटर्न जाना जाएगा आईडी के नाम से, ठीक है। ए कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड, अब एक किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा लेटर के नाम से जाना जाएगा। 0 से 9 अब एक किस नाम से जाना जाएगा, ये डिजिट के नाम से जाना जाएगा। तो कंपाइलर में किसी भी चीजों को लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का जो वे होता है, उसको क्या, किसी भी लेटर के थ्रू, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे रेगुलर डिफिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर डिफिनेशंस, तो बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, डिफिनेशन ये होता है वो होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी कहानी नहीं बनाना है, यहाँ पर इसका मतलब बताना है कि आपको सिंटेक्स बतानी है और एग्जांपल्स बताने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर डिफिनेशंस, ठीक है। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे आर स्टार का मतलब आपको पता है कि आर स्टार जो होती है इसका मतलब क्या होता है, 0 और मोर, तो इसी तरह
आर प्लस होता है। आर प्लस का मतलब क्या होता है? वन और मोर। और इसी तरह आर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? आर क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वन इंस्टेंस। अगर कैरेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बताती है? किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो कैरेक्टर क्लासेस एबीसी, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ नोटेशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ जाओ यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ सर हाँ हेलो सर, आर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा? वन इंस्टेंस, वन इंस्टेंस, वन। आर क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वन इंस्टेंस। वन की बात करते हैं हम लोग। ओके सर। जैसे आर प्लस क्या बोल रहे हैं? वन और मोर। आर स्टार क्या बोल रहे हैं? आर स्टार का मतलब क्या होगा? इसका रेगुलर सेट क्या बनेगा? इसका रेगुलर सेट बनेगा भाई एप्सिलॉन, और आर बन गया, आर आर बन गया, आर आर बन गया। ठीक है, आर प्लस का मतलब जो आर प्लस बनाओगे तो आर प्लस वाले में एप्सिलॉन नहीं आएगा। आर प्लस में क्या आएगा? एक स्मॉल सिंगल आर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आर प्लस में जीरो वाला जो एप्सिलॉन नहीं आएगा उसमें रेगुलर सेट के अंदर। आर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? वन होता है। एबीसी जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप इस तरह से लिखोगे तो क्या बताएगा? वो क्लास बताएगा। ठीक है, तो जैसे नीचे लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेटर के लिए रेगुलर डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, कैपिटल जेड लिखा हुआ है, स्मॉल ए और डैश और स्मॉल जेड लिखा हुआ है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्लास हो गई। किसकी क्लास हो गई? कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। और उस क्लास को हमने किससे हमने डिफाइन कर दिया? लेटर अंडरस्कोर से हमने डिफाइन कर दिया। 0 से 9 तक की हमने एक क्लास बना ली। 0 से 9 तक की क्लास बना ली और इसको हमने किससे डिफाइन कर दिया? डिजिट से डिफाइन कर दिया। अब नीचे लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ? लेटर अंडरस्कोर, लेटर और डिजिट का स्टार लिखा हुआ है। तो जहां लेटर लिखा हुआ है अंडरस्कोर, तो ये वाली फर्स्ट वाली क्लास आएगी। जहां डिजिट लिखा हुआ है वो सेकंड वाली क्लास आएगी। और तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेगुलर डिफिनीशन। किसके लिए रेगुलर डिफिनीशन? आइडेंटिफायर के लिए। आपके पास एग्जाम में आएगा कि राइट द रेगुलर डिफिनीशंस फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, राइट द रेगुलर डिफिनीशंस फॉर आइडेंटिफायर। ठीक है, तो सिर्फ लास्ट वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है कि आईडी को आपने डिराइव कर दिया लेटर अंडरस्कोर, लेटर प्लस डिजिट से। आपको ये तीनों लाइन लिखनी है, क्योंकि लेटर का मतलब बताना है, डिजिट का मतलब बताना है, और लास्ट वाली आईडी का मतलब बताना है। तो ये क्या हो गया? दिस इज द रेगुलर डिफिनीशंस फॉर आइडेंटिफायर। और अभी मैंने बताया आपको कि रेगुलर डिफिनीशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यहां पर। तो नेक्स्ट आपके पास ये जैसे देखो, इसमें जो भी हमारे पास सिंटेक्स लिखे हुए हैं सी लैंग्वेज में, उसका हर एक सिंटेक्स का रेगुलर डिफिनीशन लिखा हुआ है। एवरी सिंटेक्स का रेगुलर डिफिनीशन लिखा हुआ है। जैसे देखो यहां पर, अगर फर्स्ट वाली लाइन को देखो, यहां जैसे मैं पॉइंटर, हमारा माउस पॉइंटर जहां मैं पॉइंट कर रहा है, एसटीएमटी मैंने बोला अभी आपसे कि रेगुलर डिफिनीशन में जो D1 और D2 और DN की बात कर रहे हैं, दीज आर द यूजर डिफाइंड नेम। एसटीएमटी को मैं स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, D1 क्या है? यहाँ पर एसटीएमटी है। ठीक है, और एरो के जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं आपके पास? रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर इफ, इसको बोलते क्या? इसको रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं। तो इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन लिखा हुआ है। EXPR किससे डिराइव किया हुआ है? टर्म से, रिलेशनल ऑपरेटर से, टर्म एंड टर्म। टर्म किससे डिराइव किया हुआ है? आईडी से, और यहाँ टर्म डिराइव किया हुआ है नंबर से। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास? इफ देन के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ देन एल्स के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर स्टेटमेंट एप्सिलॉन हो जाएगी तो उसके लिए लिखा हुआ है। सो दिस इज द रेगुलर ग्रामर फॉर किसके लिए? स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट के अंदर क्या है? इफ देन है और इफ देन एल्स है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर के लिए आपके पास अगर एक्सप्रेशन क्या हो, अगर एक्सप्रेशन क्या हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, तो उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। टर्म अगर क्या आईडी हो या नंबर हो, तो उसके लिए ग्रामर लिखा हुआ है।
इसका मतलब जितने भी तरह के सिंटेक्स हैं आपके पास सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में या कोई सा भी लैंग्वेज में, जो कंपाइलर बना हुआ है उसके लिए सबके लिए क्या लिखा हुआ है भाई, रेगुलर डिफिनेशन लिखा हुआ है। दिस इज द रेगुलर डिफिनेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर इस वाले स्लाइड में क्या बताना आपको कि उसकी, हाँ तो जो मैंने जैसे बताया, हम लोग अभी लेक्सिकल एनालाइजर की बात कर रहे हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। और फर्स्ट वाली फेज क्या करता है कि जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में जितने भी सारे टोकन होते हैं, जितने भी सारे टाइप के टोकन होते हैं, वो किसी न किसी पैटर्न को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिट। तो डिजिट जो लिखा हुआ है, डिजिट का मतलब हो गया 0 से 9। डिजिट्स लिखा हुआ है, डिजिट्स डिराइव किससे किया हुआ है, डिजिट प्लस से। तो डिजिट प्लस का मतलब क्या हो गया, 1 और मोर। नंबर, अब नंबर है यहां पर, नंबर डिराइव्ड विथ डिजिट डॉट डिजिट्स क्वेश्चन मार्क कैपिटल ई प्लस माइनस क्लास में बाउंडेड है, क्वेश्चन मार्क डिजिट एंड क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो भी नंबर रिकॉग्नाइज होती है लैंग्वेज में, उस वो नंबर के लिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी नंबर। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किसमें किया गया है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया गया है एनएफए विद एप्सिलॉन। उस एनएफए विद एप्सिलॉन को कन्वर्ट किया गया एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, और उस एनएफए को कन्वर्ट किया गया फिर देन डीएफए में। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न, बट एक्चुअली में इसी पैटर्न के लिए क्या बना हुआ है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है, जो कि किसी भी नंबर को रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर रिकॉग्नाइज कर लिया उसने तो वो वैलिड टोकन हो गया। यहाँ पर कैपिटल ई का मतलब क्या है, कैपिटल ई का मतलब है कोई सा भी नंबर, वो देखो डॉट लगा हुआ, इस डॉट का मतलब क्या है, जैसे लिखते हैं 5.3, 5.4, या बहुत सारे नंबर इंटीजर भी आते हैं, मतलब 5.0। भाई वो डेसिमल, मतलब डेसिमल हो भी सकता है या डेसिमल नहीं भी हो सकता है, या तो नंबर की अगर लेंथ ज्यादा होगी तो वो क्या नंबर आएगा, एक्सपोनेंशियल नंबर आता है। तो यहाँ पर कैपिटल ई का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल। और जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा तो उसके बाद प्लस या माइनस आती है। ठीक है, तो लेकिन एक्सपोनेंशियल कब आता है, जब नंबर की लेंथ क्या हो, हमारी ज्यादा हो। तो लेकिन जब उसका पैटर्न डिजाइन किया जाएगा नंबर के लिए, तो भाई ऐसा थोड़ी डिजाइन किया जाएगा कि स्मॉल नंबर के लिए अलग होगा, लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए अलग होगा। एक ही पैटर्न डिजाइन होगा जिसमें किसी भी टाइप के नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर, अब इस नंबर के लिए क्या बनेगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो देखो यहां पर बना हुआ है, दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द, जो हमने अभी सीखा हमने कि भाई एनएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो इस स्लाइड में आप देख रहे हो, इस स्लाइड में क्या है, यहाँ पर दी जाता है स्टेट्स, और एक किसके लिए बना हुआ है, अभी मैंने ये जो बना हुआ है, दिस इज द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर फॉर व्हाट, फॉर किसके लिए, फॉर अनसाइंड नंबर के लिए। तो यही वाली कोई सा भी नंबर लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर इनपुट बफर से नंबर को उसने रीड किया, रीड करने के बाद अब किसी भी नंबर के लिए क्या बना हुआ है, ये हमारे पास डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है। अगर उस नंबर को इसने एक्सेप्ट कर लिया तब वो नंबर क्या माना जाएगा, उसको वो लेक्सिमी होगा, वैलिड लेक्सिमी होगा, और लेक्सिकल एनालाइजर कन्वर्ट द टोकन फॉर एवरी वैलिड लेक्सिमी। तो यहां पर एक एग्जांपल बना हुआ है कि अनसाइंड नंबर के लिए हमारे पास डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है। इसी तरह जितने भी सारे पॉसिबल चीजें हैं, जैसे नंबर हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, सबके लिए क्या बना हुआ है, इसी तरह का डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो यहाँ पर सर डिजिट है, तो डिजिट आपके पास है, यहाँ पर तो डॉट आएगा, यहाँ पर डिजिट, डिजिट कैपिटल ई प्लस माइनस डिजिट अदर, यहाँ पर क्या आ गया, फाइनल स्टेट। और यहां से अगर मान लो कि लेंथ अगर एक्सपोनेंशियल पर अगर नहीं जा रही है
तो यहां से भी तुम्हारा फाइनल स्टेट यहां भी आ सकता है, या तो अगर डेसिमल नहीं जा रहा है, अगर मान लो कि कोई नंबर है इंटीजर, तो तुम्हारा यहां से भी तुम्हारा फाइनल स्टेट पर जा सकता है। तो किसी भी तरह का नंबर अगर होगा तो किसी भी तरह का नंबर इस वाले मशीन से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नंबर, तो ये आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज द रेगुलर डिफिनेशन फॉर नंबर। ठीक है, तो इसी तरह देखो यहां पर लेटर, तो लेटर की हमने बात कर ली। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, लेटर, लेटर और डिजिट का स्टार। तो लेटर तो यहां पर है कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक, और डिजिट का मतलब क्या डिफाइन किया हुआ है, 0 से 9। तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर आइडेंटिफायर। बट एक्चुअली में इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या बना हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये देखो, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द आइडेंटिफायर। ठीक है, तो लेटर, लेटर और डिजिट, अदर, और यहां पर क्या हो गया, दिस इज द फाइनल स्टेट। तो कोई सा भी आइडेंटिफायर होगा, तो अगर इस मशीन ने उस आइडेंटिफायर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब लेक्सिकल एनालाइजर बोलेगा भाई ये क्या हो गया, दिस इज द वैलिड लेक्सिमी। अब इस लेक्सिमी को वो टोकन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई ये फाइनाइट ऑटोमेटा बताया नंबर के लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा बताया आपको आइडेंटिफायर के लिए। तो इसी तरह जितने भी सारे डिफरेंट काइंड के जो टोकन होंगे, सबके लिए इसी तरह क्या बना हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि, और इसको मैंने बताया कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर डिफिनेशंस। जैसे 21 फॉर्म में है, D1 एरो R1, D2 डेराइव R2, DN डेराइव RM, इस फॉर्म में है। तो जैसे इफ हुआ तो कैपिटल IF स्मॉल IF से है, क्यों, क्योंकि भाई ये तो लेफ्ट साइड वाला तो यूजर डिफाइंड है, तो मैं कैपिटल I लिखूं या स्मॉल I लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राइट साइड में देखो, हम बोलते हैं ना कि भाई सी लैंग्वेज क्या है, दिस इज द केस सेंसिटिव, यानी कि जो कैपिटल IF है वो किससे डिराइव होगा, स्मॉल IF से। जब आप कैपिटल IF देते हो तो वो सिंटेक्स एरर आती है, क्यों, क्योंकि वो डिफाइन ही किया गया है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होती है स्मॉल में किया हुआ है IF। देन जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं, सारे हमको स्मॉल लेटर में ही लिखना है उसको, क्योंकि वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ही किसमें है, स्मॉल लेटर में है उसका। एल्स किसे डिफाइन किया हुआ है, ELSE। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर, तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर किसे डिफाइन किया हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, ब्लैंक होती है, टैब होती है, न्यू लाइन होती है, प्लस होती है। तो आपने पहले पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर देखो व्हाइट स्पेस आप बोलते हो ना कि व्हाइट स्पेस क्या होता है, कि व्हाइट स्पेस जब भी आएगा, जब भी लेक्सिकल एनालाइजर व्हाइट स्पेस को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसको एज अ टोकन काउंट नहीं करता है। ये हमने पढ़ लिया है कि भाई उसमें ब्लैंक स्पेस हो या टैब हो या /t हो या /n हो या /b हो या ब्लैंक स्पेस हो, तो अगर ए आ गया तो, लेकिन आ गया तो वो भी तो भाई रिकॉग्नाइज होगा, इसको लेक्सिकल एनालाइजर पहले रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो उसको बताएगा ना भाई इसको टोकन काउंट करना है या टोकन काउंट नहीं करना है, तो उसकी मर्जी है। तो भाई इसमें कंपाइलर, लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि उसको रिकॉग्नाइज करना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके लिए भी अंदर में कंपाइलर डिजाइन में तो होना चाहिए ना कि भाई ये ब्लैंक हुआ या /t हुआ या /n हुआ, मुझे मतलब उसका क्या पैटर्न होगा, ठीक है ना, उसको उसके लिए DFA क्या होगा, कौन सा DFA उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज द पैटर्न फॉर। लेकिन अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम नहीं पढ़ते तो इस पैटर्न को हम डिस्क्राइब कैसे करते, क्योंकि ये और लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन मार्क लिखना है, ये सब सारे नोटेशन किसने प्रोवाइड किए, ऑल दीज नोटेशंस आर प्रोवाइडेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस पैटर्न को जो आप स्लाइड्स में देख रहे हो, इसको लिखने का तरीका किसने बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ये सब सारी चीजें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रेगुलर डिफिनीशन लिख रहे हैं किसी भी तरह के सिंटेक्स के लिए। एक्चुअली में ये सब सारे क्या है, दीज आर द पैटर्न्स, ठीक है। अब और इसी पैटर्न फॉर एवरी पैटर्न्स वी हैव
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब जैसे देख लो, अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको कि भाई आइडेंटिफायर का बता दिया। अब रिलेशनल ऑपरेटर का कैसा होगा, देखो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि लेस देन इज इक्वल टू आता है, मैंने बोला था भाई कि लेस देन अगर इज इक्वल टू आता है तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये दो टोकन काउंट नहीं करोगे। लेस देन इज इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर अगर आता है तो लेस देन इज इक्वल टू दिस इज द सिंगल टोकन, ये सिंगल टोकन होगी। अगर देखो अब लेस देन इज इक्वल टू आया तो इस स्टेट पर लेस देन आया और इस वाले स्टेट से इज इक्वल टू आया और यहां पर क्या आ गया, दिस इज द फाइनल स्टेट। तो भाई फाइनल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि लेस देन इज इक्वल टू यहां पर एक्सेप्ट हो गया, फाइनल स्टेट आ गया, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेक्सिकल एनालाइजर बोलेगा कि भाई लेस देन इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द सिंगल लेग्स में। अब इसको क्या बना देगा, वो टोकन बना देगा। ठीक है, अब टोकन बनाएगा तो किस तरह की टोकन है, तो एक टोकन किस तरह की है भाई, रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे यहां पर देखो लेस देन ग्रेटर देन, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इज इक्वल टू। तो ये क्या गया, देखो लेस देन ग्रेटर देन, तो यहां से क्या रिटर्न हो रहा है, इट रिटर्न्स द नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, दिस इज द फाइनल स्टेट। अब देखो लेस देन के साथ कोई जरूरी नहीं है कि इज इक्वल टू आए और ग्रेटर देन आए, भाई उसके साथ कुछ और भी आ सकता है, तो आ सकता है, तो यहां पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहां पर इनिशियल स्टेट से हो सकता है कि सिर्फ इज इक्वल टू आ जाए, तो यहां पर ये फाइनल स्टेट पर आ जाएगा। अगर मान लो कि इनिशियल स्टेट से अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो यहां पर एक्सेप्ट होगा, वो ग्रेटर देन आ गया और यहां से इज इक्वल टू आ गया, तो ग्रेटर देन अगर इज इक्वल टू आ गया तो इसका फाइनल स्टेट यहां पर आ गया। फिर अगर मान लो कि ग्रेटर देन के साथ कुछ और भी आ सकता है तो यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा वो। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहां पर कि जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सबके लिए क्या बना हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। भाई ये बन गया रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। मतलब अब यहां पर जहां भी फाइनल स्टेट आ रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। अब एक्सेप्ट होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि भाई वो वैलिड है। ठीक है ना, वो वैलिड है। अब वैलिड है तो लेक्सिकल एनालाइजर बोलेगा कि अगर जब वैलिड है तो इसका हम टोकन बनाएंगे। अगर मान लो कि कोई ऐसी चीज, जैसे मान लो कि कभी आप लिखते हो, आपने यहां पर आई एफ की जगह पर आपने कैपिटल आई एफ लिख दिया, तो वो सिंटेक्स एरर क्यों आती है भाई, सिंटेक्स एरर इसलिए आती है क्योंकि आप सोचो यहां पर कि कैपिटल आई एफ के लिए तो कोई पैटर्न का डिजाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है ना, और कैपिटल आई एफ से वो फाइनल स्टेट पर वो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो। तो जब आप कैपिटल आई और स्मॉल एफ लिखते हो तो या मतलब जो भी सी का जो सिंटेक्स आप पढ़ते हो और उस सिंटेक्स से आप बियॉन्ड कुछ और अलग चीजें लिखते हो आप, तो सिंटेक्स एरर आती है। क्यों आती है भाई, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उसके लिए तो ये मशीन का डिजाइन ही नहीं किया गया है। तो जब मशीन का डिजाइन नहीं है इसका मतलब ये आपका फाइनल स्टेट पर आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तो फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, वो वैलिड टोकन नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो ये जितने भी सारे हमने स्टोरी की बात की अभी यहाँ पर, तो इसी तरह देखो व्हाइट स्पेस के लिए हमारे पास यहाँ पर अभी आई थिंक जैसे ये बना हुआ, हाँ व्हाइट स्पेस के लिए, तो ये व्हाइट स्पेस के लिए आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम है। तो इसी तरह जो ये सब बेसिक है, अब उसी ट्रांजिशन डायग्राम का, अब आप ये सोचो कि ये तो ट्रांजिशन डायग्राम आपने देख लिया, स्लाइड में ट्रांजिशन डायग्राम है, लेकिन कंपाइलर में क्या ट्रांजिशन डायग्राम किस फॉर्म में है, तो ट्रांजिशन डायग्राम की क्या है, कोडिंग है, सी के फॉर्म में है, उसी जो आप यहां पर देख रहे हो कि दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसी ट्रांजिशन डायग्राम के लिए क्या बना हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया कोड के फॉर्म में। ठीक है, अब कोड के फॉर्म में भाई इसी तरह डिजाइन थोड़ी बना हुआ है कंपाइलर में, इसी चीज को कि भाई कौन से क्या स्टेट पर आएगा, क्या स्टेट पर आएगा, इसके लिए सारी सी में कोडिंग है। तो सी में कोडिंग है, कुछ आपके पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने पूरी कोडिंग नहीं है, आपके पास समझने के लिए बस लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस तरह का सी का कोड है। ठीक है, तो इस तरह का सी का कोड है, तो यही कोड क्या करेगा, अगर इसी कोड से आपकी एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। तो ये जो कोड आया, जितने भी सारे पैटर्न हैं, जितने भी सारे सिंटेक्स हैं, सबके लिए इस तरह की कोड है। और ये कोड एक्चुअली में है क्या, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कोड अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हुआ है। ठीक है, अब यही कोड क्या करेगा, आपके पैटर्न्स को एक्सेप्ट करेगा और या तो
रिजेक्ट करेगा वो। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे कि दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपसे जो बात की वो फर्स्ट वाली फेज की बात की, यहां तक हमने जो बात की लेक्सिकल एनालाइजर और सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था कि आपको बताया था कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल में आपको मैंने बताया था कि जो टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द लेक्स कंपाइलर। एक टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द लेक्स कंपाइलर। ठीक है, लेक्स क्या है भाई, लेक्स इज द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल। आप बोलोगे लेक्स क्या है, व्हाट इज द लेक्स? सो लेक्स इज द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल which is used for the first phase during the compiler design। यानी कि आप फर्स्ट वाली फेज को, मैंने बोला था आपसे कि आप फॉर एवरी फेज यू कैन डिजाइन द, हर एक फेज के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप जो है लैब में मैं यही कराता हूं, यहां पर लैब में जो है लेक्स कंपाइलर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है। लेक्स कंपाइलर, लेक्स बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। लेक्स जो कंपाइलर होता है वो लिनक्स में, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें इनबिल्ट होता है। उसमें लेक्स कंपाइलर आपको अलग से उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप विंडोज है कुछ है तो एक फ्लैक्स कंपाइलर का क्या, वो लेक्स का ही वर्जन है। तो फ्लैक्स कंपाइलर, लेक्स कंपाइलर आप देखना डाउनलोड करके गूगल पर फ्लैक्स कंपाइलर, तो विंडोज के लिए अगर होगा तो डाउनलोड हो जाएगा वो। ठीक है, तो लेक्स कंपाइलर क्या है, मैंने अभी क्या बताया, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था आपसे कि भाई आप लेक्सिकल एनालाइजर में किसी भी सिंटेक्स के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे और रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट किस में होगा, वो कन्वर्ट होगा आपका डीएफए में। तो क्या बीच की सारी चीजें जो आपने पढ़ा लेक्सिकल टू एनएफए, एनएफए टू डीएफए, ये आपने सिर्फ इसलिए पूरा पढ़ा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करो, रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए में कन्वर्ट करो, विथ एप्सिलॉन से विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट करो। लेकिन जब आप लेक्स की कंपाइलर में क्या लिखना है आपको, यू हैव टू राइट ओनली द रेगुलर एक्सप्रेशन, और आप लेक्स कंपाइलर यूज करोगे तो ये डायरेक्ट आपको डीएफए का कोड बना करके दे देगा जो भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बीच वाली कहानी को आपसे मतलब नहीं है कि भाई आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, अब रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर डीएफए को कोड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये सब सारी कहानी आपको नहीं करनी है। ये सब सारा काम लेक्स कंपाइलर इसलिए बना हुआ है कि आपको जिस पैटर्न, आपको सिर्फ क्या लिखना है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी पैटर्न का, और कंपाइल कर दोगे लेक्स कंपाइलर के थ्रू तो आपको डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी उसी पैटर्न के डीएफए का कोड आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। लेकिन बीच वाली स्टोरी जो हमने अभी तक जो स्टडी की वो सिर्फ एक चीज के लिए स्टडी की कि एक तो समझना है आपको भाई क्या क्या हो रहा है अंदर, और दूसरी चीजें एग्जाम में भी लिखना है, समझना है तो फिर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे उसको लिखना है, तो उसके लिए हमने देखा। अब यहां पर लेक्स कंपाइलर थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर दूं कि लेक्स कंपाइलर जैसे टर्बो सी जैसे होता है कंपाइलर, तो टर्बो सी क्या प्रोवाइड करता है, टर्बो सी प्रोवाइड द इन्वायरमेंट, ठीक है, वेयर यू कैन राइट द सोर्स कोड, और जो भी उसका डिबगिंग है, कंपाइलेशन है, सारे आपके पास टैब प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज करते हो। इसी तरह लेक्स की सोर्स कोड होती है, आप स्लाइड में ध्यान, जैसे आप टर्बो सी क्या है, कंपाइलर है। अगर आपके पास मान लो कि एबीसी क्या है, दिस इज द सोर्स कोड, किसमें मैं बात कर रहा हूं, टर्बो सी में, सी लैंग्वेज में, तो आप क्या देते हो यहाँ पर, .c देते हो एक्सटेंशन। इसी तरह लेक्स में, अगर लेक्स में कोई सा भी सोर्स कोड लिखते हो, दिस इज द एनवायरनमेंट वेयर यू राइट द लेक्स सोर्स कोड। अब आई थिंक आपको अगर ध्यान से सुना होगा मेरी बात, तो लेक्स जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। लेक्स का मतलब क्या है, लेक्स का मतलब जैसे टर्बो कंपाइलर है, टर्बो सी कंपाइलर है, उसी तरह लेक्स एक कंपाइलर का नाम है। ठीक है ना, लेक्स एक कंपाइलर का नाम है जो कि सिर्फ फर्स्ट वाली फेज को ये बना करके देता है।
ठीक है, तो लेक्स की सोर्स कोड आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी सोर्स कोड आपने लिख दिया, सोर्स कोड लिखने के बाद इसको सेव कैसे करोगे भाई, तो सेव करने के लिए आप यूज करोगे, मान लो कि फाइल है आपके पास, एबीसी फाइल है, ठीक है, तो एबीसी फाइल है, या मान लो कि जैसे यहाँ जो एग्जांपल लिखा हुआ उसी को लो आप, लेक्स की फाइल है, तो lex.l, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, लेक्स जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है lex.l, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहां पर, अब आपने कंपाइलर है आपके पास, कौन सी कंपाइलर है, यू हैव लेक्स कंपाइलर, इसको बोलते हैं लेक्सिकल कंपाइलर, ठीक है। लेक्स कंपाइलर का यूज करके, लेक्स कंपाइलर का यूज करके आप कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करोगे तो क्या आएगा, कंपाइल करने के बाद हमारे पास एक फाइल आएगी, फाइल क्या होगी, वो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी, lex.yy.c, lex.yy.c, ठीक है। तो lex.yy.c ये क्या है, दिस इज द लेक्स फाइल, लेक्स फाइल ये कैसे आया, ये किसने दिया, ये दिया लेक्स कंपाइलर ने, किसके लिए दिया, जो आपने सोर्स कोड लिखा हुआ था abc.l, lex.l, भाई फाइल का नाम तो कुछ भी दे सकते हो आप, लेकिन .l उसकी एक्सटेंशन आप .l ही दोगे जो लेक्स की फाइल होगी। लेक्स कंपाइलर ने आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया lex.yy.c। अब ये lex.yy.c क्या है, यही एक्चुअली में दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर, यही है लेक्सिकल एनालाइजर, दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर, एनालाइजर, ठीक है। और लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब बताया आपको क्या है, डीएफए, लेकिन डीएफए किस फॉर्म में है, देखो एक्सटेंशन क्या है इसकी, इसकी एक्सटेंशन है .c, तो .c जैसे ही .c आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, भाई हमने तो लिखा था lex.l में और ये दे रहा है lex.yy.c में, भाई ऐसा क्यों दे रहा है, हमने तो पूरी कहानी पढ़ी थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे कन्वर्ट करना है एनएफए में, एनएफए से कन्वर्ट करना है डीएफए में, डीएफए से कन्वर्ट करना है सी की कोड में। अब ये सब तो कहानी इसमें आई नहीं, ये सब जितनी भी सारी स्टोरी है, लेक्सिकल कंपाइलर ये सारा काम खुद ही कर दिया इसने, तुमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा भाई कि किसी भी जिस पैटर्न के लिए तुम लिखना चाहते हो रेगुलर एक्सप्रेशन, तुमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, अब तुमने उसको कंपाइल कर दिया, तो कंपाइल करने के बाद ये बीच में जो लेक्सिकल कंपाइलर बीच में काम क्या क्या कर रहा है, ये बीच में उसको एनएफए में कन्वर्ट कर रहा है, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर रहा है, डीएफए से उसको कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और कोड किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको lex.yy.c नाम का एक फाइल दे दिया, ठीक है। यू कैन ओपन दिस फाइल एंड यू कैन सी दिस फाइल, इसको आप देख सकते हो भाई उसमें हमने ये लिखा था और इसमें ऐसा आ गया, तो सारी चीजें कहानी आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये तो फर्स्ट वाली फेस में काम होता है, फर्स्ट वाली फेस में हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख करके कंपाइल कर दिया और lex.yy.c में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड वाली फेस में लिखा हुआ है देखो यहाँ पर सी कंपाइलर, सी कंपाइलर। अब सी कंपाइलर क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाली फेस में जो आउटपुट आया, जो लेक्सिकल एनालाइजर आया, ठीक है ना, जो डीएफए